सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजी न्यूज। शाम के बज चुके हैं 4। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने मन की बात में संविधान को बताया राष्ट्र का मार्गदर्शक। आयुष्मान भारत योजना से कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिल रही है मदद को सराहा। पीएम ने एकता का महाकुंभ पहल का किया भी जिक्र। दिव्य भव्य महाकुंभ की जोरदार तैयारियां। श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक अभूतपूर्व व्यवस्थाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति से मिलकर सौंपा न्योता। आएंगे 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर कांग्रेस की राजनीति बेनकाब। भाजपा ने आरोपों को दिया बिंदुवार जवाब। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया पलटवार। कहा निराधार विवाद खड़ा करने का हो रहा है प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भीषण विमान हादसा। पक्षी टकराने के बाद लैंडिंग के समय हुई दुर्घटना। विमान पर सवार 181 लोगों में से केवल 2 को बचाया जा सका। खेल की खबरों में मेलबर्न टेस्ट में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 333 रन की बढ़त। जसप्रीत बुमराह ने सर्वश्रेष्ठ औसत के साथ पूरे किए 200 टेस्ट विकेट। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है और हमारा मार्गदर्शक भी है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो पूरे साल भर चलती रहेंगी। उन्होंने साथ ही कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए constitution75.com के नाम से एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और वेबसाइट पर अपना वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के वैश्विक पटल पर विस्तार की सराहना की। उन्होंने प्रयागराज में आयोजित होने वाले भव्य कुंभ को भारतीय संस्कृति का सच्चा परिचायक और एकता का सूचक बताया। तो वहीं दूर दराज के देशों में भारत की सांस्कृतिक विरासत के विस्तार पर प्रसन्नता भी व्यक्त की। आगामी 13 जनवरी से प्रयागराज में सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जो 45 दिनों तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में आगामी महाकुंभ की प्रमुखता से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कुंभ का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसकी विशालता और विविधता भी इसकी विशेषता है, जिसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक समागम में श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में
कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, #एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। दुनिया में आज के दिन भारतीय संस्कृति को जानने की ललक बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले दिनों मिस्र में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली, जिसमें 23,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं पराग्वे में एरिका ह्यूबर आयुर्वेद को लेकर मुफ्त परामर्श देती हैं। फिजी में तमिल को लोकप्रिय बनाने के लिए शिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये बातें, ये घटनाएं सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की भी गाथा है। ये उदाहरण हमें गर्व से भर देते हैं। आर्ट से आयुर्वेद तक और लैंग्वेज से लेकर म्यूजिक तक भारत में इतना कुछ है जो दुनिया में छा रहा है। एक तरफ दुनिया के कई देश भारतीय संस्कृति से आकर्षित हो रहे हैं, तो वहीं भारत अगले साल महाकुंभ जैसे विशाल और भव्य आयोजन के जरिए अपनी विविधता का परिचय कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राजधानी दिल्ली में लोगों ने प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना। पीएम मोदी ने साल के आखिरी रविवार को कार्यक्रम की 117वीं कड़ी को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस और महाकुंभ का जिक्र भी किया। कार्यक्रम के बाद स्थानीय लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैडम, आज क्या अच्छा लगा पीएम की मन की बात? ना केवल पीएम साहब ने हमें एक ऐसे गांव के बारे में बताया जहां पे लोग पलायन करने को एक बार को मजबूर हो गए थे और कैसे उन्होंने संगठित होके अपनी ज़मीन को अपनाया, उनकी ताकत को समझा और आज वो ना केवल आर्थिक रूप से सशक्त हैं पर अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। सबसे खूबसूरत बात ये लगी मुझे उनकी जितनी भी योजनाएं उन्होंने लागू की हुई है, उज्ज्वला योजना भी लागू किया उन्होंने, और ये जो रोजगार का वो किया हुआ है, जो जीरो से अकाउंट खुला, उसके लिए भी हमें बड़ा आभार है उनके लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सब उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात की कार्यक्रम में इस प्रदूषित दिल्ली के अंदर उन्होंने फिटनेस के बारे में हमें ज्ञान दिया, उसके सुनकर बहुत अच्छा लगा। कैंसर के बारे में जो उन्होंने बातें की, इनका इलाज संभव होगा, और उनकी कई बातें अच्छी लगी। जो किसानों के जो पलायन कर रहे थे उनको, जो 10 किसानों ने उनको काफ़ी मेहनत करके सब गांव का गांव वहीं पे रुक गया। भाजपा पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान करने के कांग्रेस के आरोप को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निराधार बताया। उनका कहना है कि कोई विवाद नहीं है, बल्कि इसे बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन और यहां तक कि देश में अलग थलग पड़ गई है, ये कहना है हरदीप सिंह पुरी का। ये कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है, कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। अगर आप फैक्ट्स को देखें तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नरसिम्हा राव जी व्हेन ही पास्ड अवे, तो यही कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, दे डिड नॉट इवन अलाउ हिज डेथ, हिज मॉर्टल रिमेन्स टू कम टू द पार्टी हेडक्वार्टर्स। और उनका जो फाइनली जो क्रिमेशन हुआ हैदराबाद में हुआ, डेथ हुई 2004 में 23 दिसंबर को। और मैडम मोदी जी ने जब दायित्व संभाला प्रधानमंत्री के पद का, तो उन्होंने 2015 में इसी जगह में एकता स्थल में उनको फाइनल रेस्टिंग प्लेस दी। कहना कि सिख पार्टी का
अपमान हुआ है, मैं बिल्कुल गलत बात है। और आने वाले समय में भी अभी जो एक फाइनल उनके मेमोरियल के लिए ज़मीन दी जाएगी, और अभी देखते जाइए, वी आर इट्स टू फ्रेश। और ये कंट्रोवर्सी जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वी शुड गिव देम अ फ्री रन। डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर राजनीति करने वाली कांग्रेस एक और मामले को लेकर भाजपा के निशाने पर है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के मन में डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान ही नहीं है। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों को चुनने के लिए कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा। कांग्रेस पार्टी जो कल कैमरा एंगल डीडी न्यूज की कवरेज पर अनेकों बातें कह रही थी, आज जब कैमरा नहीं था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों को समेटने के लिए और उसे प्रथा के हिसाब से उसकी विदाई करने के लिए वो आज शामिल भी नहीं हुए, ना वो कहीं पर दिखाई दिए। मनजिंदर सिरसा जी और भाजपा के नेता गए। कांग्रेस ने तो जीते जी भी मनमोहन सिंह जी का अपमान किया। ऑर्डिनेंस किसने फाड़ा? फेयरवेल में कौन नहीं गया? एनएसी किसने बनाया? पैरेलल सरकार कौन चलाता था? इतना प्रताड़ित किया डॉक्टर सिंह को कि वो तो रेजिग्नेशन देने के लिए भी तैयार थे। और जीते जी जिन लोगों ने उनको अपमानित किया, आज वो ड्रामा कर रहे हैं कि वो उनके सम्मान के लिए कटिबद्ध है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने के साथ संगठन चुनाव की कार्य योजना को आगे बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में आज संगठन पर्व को लेकर एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में राज्यों से बीजेपी के अध्यक्ष, संगठन मंत्री समेत केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में संगठन चुनावों की पूरी प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, उस रूपरेखा को बताया जाएगा। बीजेपी अपने मंडल जिला स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव को जल्द पूरा करेगी। उसके बाद नए प्रदेश अध्यक्षों की चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव की प्रक्रिया जनवरी के अंत तक पूरी होनी है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान से पहले पार्टी अपने संगठन चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर रही है। लद्दाख के बीजेपी महामंत्री पीटी कुंजंग ने जानकारी देते हुए कहा है कि बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संविधान पर्व और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती को वर्ष भर मनाने की बात कही। मैं लद्दाख से आया हूं और मैं संगठन पर्व का रिटर्निंग ऑफिसर हूं और स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी हूं। तो आज का मीटिंग लगभग सुबह 9 से अभी 2-2:30 बजे तक चला। तो इसमें मेन जो था हमारा संगठन पर्व, जो हमारा बूथ लेवल का जो कमेटी फॉर्म करना था, फिर मंडल लेवल का, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर हमारा स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, तो उन सब का यहाँ पे अच्छा ब्रीफिंग हुआ। और हमारा जो ये संगठन पर्व का जो काम चल रहा है, ये पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। तो इसको हमें 10 जनवरी तक इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो आज सब लोगों ने इसमें अपडेट दिया और हमें 10 जनवरी से पहले ये संगठन पर्व का सारा काम जो है वो कंप्लीट करना है। प्रदेश का डेडलाइन दिया है कि 15 जनवरी तक हमें ज़िला और प्रदेश का, तो उस 15 के बाद जो है फिर नेशनल प्रेसिडेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। और अब खबर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई। दिल्ली में मतदाताओं की संख्या असामान्य तौर पर बढ़ने को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार भाजपा के निशाने पर है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने इसको लेकर केजरीवाल पर गंभीर सवाल उठाए। 2024 23 दिसंबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया और ये 24 तारीख का एक विधानसभा का डाटा नरेला का, सिर्फ एक 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन जमा की जाती है नए वोट बनाने की। और हैरानी की बात यह है कि ये सब लोग 35 से 40 साल से ऊपर के लोग हैं, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का है। तो अरविंद केजरीवाल, मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों को कहाँ से लाए हो, कौन है ये लोग? और 60 साल 70 साल तक इन्होंने वोट क्यों नहीं बनवाया, जबकि दिल्ली में 5 साल वोट बनाने का काम होता है। तो एक गहरी साजिश की ओर दिल्ली को धकेला जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब इन मतदाताओं की पहचान के लिए आवेदन कर रही है कि आखिर ये लोग कौन है, कौन इनको ला रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो अब अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। नई दिल्ली में भी अवैध मतदाता बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की और पूरी दिल्ली के वोटर जो नए बनने आ रहे हैं, जो नया मतदाता है 18-20 साल का युवक समझ में आता है, लेकिन 80-80 साल का अगर आदमी वोट बनवाने आ रहा है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें होंगी महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ मेले के लिए आमंत्रित किया। महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा महाकुंभ का निमंत्रण दिए जाने वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आस्था के इस महाकुंभ में अखिलेश को भी आकर अपने पाप धो लेने चाहिए। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे माफिया बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता आप कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। और आइए अब आपको बताते हैं महाकुंभ 2025 के बारे में विस्तार से। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक 45 दिनों के लिए महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक भक्तों की मेजबानी करने की उम्मीद है। यह 45 दिवसीय उत्सव 13 जनवरी से 26 फरवरी तक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। महाकुंभ नगर को हजारों टेंट और आश्रयों के साथ एक अस्थायी शहर में बदला जा रहा है, जिसमें IRCTC के महाकुंभ ग्राम लग्जरी टेंट सिटी जैसे सुपर डीलक्स आवास शामिल है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। साथ ही डीलक्स टेंट और विला भी प्रदान करता है। वहीं 92 सड़कों का नवीनीकरण और 17 प्रमुख सड़कों का सौंदर्यीकरण पूरा होने के करीब है। इसके अलावा पर्यटकों के मार्गदर्शन के लिए कुल 800 बहुभाषा संकेत लगाए जा रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अर्धसैनिक बलों सहित 50,000 से अधिक कर्मी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रमुख स्थानों पर 340 से अधिक विशेषज्ञों के साथ AI की मदद से भीड़ की निगरानी और हवाई निगरानी के लिए हजारों CCTV कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था की गई है। जबकि पहली बार 100 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम अंडर वाटर ड्रोन संगम क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी प्रदान करेंगे। 56 साइबर एक्सपर्ट की एक टीम ऑनलाइन खतरों की निगरानी करेगी। सभी पुलिस स्टेशनों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। साथ ही सुरक्षा और आपदा तत्परता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक बहु आपदा प्रतिक्रिया वाहन तैनात किया गया है। यह प्राकृतिक आपदाओं से लेकर सड़क दुर्घटनाओं तक की स्थिति में निपटने में सक्षम होगा। इसके अलावा शल्य चिकित्सा और निदानिक सुविधाओं से लैस अस्थायी अस्पतालों का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही भीष्म क्यूब की तैनाती भी की जा रही है, जिसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज करने में वे सक्षम हैं। महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों में स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने के लिए 3 अस्थायी सुवेज उपचार संयंत्र यानी कि STP स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री ने महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक पहुंचकर BR अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद रक्षा मंत्री ने सेना के कार्यक्रम में भाग लिया।
कार्यक्रम में रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है और मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जाए। मित्रों, आप केवल सीमाओं के रक्षक ही नहीं हैं, बल्कि आप इस राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं। आपके नेतृत्व और बलिदान का प्रभाव न केवल सुरक्षा के क्षेत्र में, बल्कि राष्ट्र निर्माण के हर पहलू में देखा जाता है। आपके युवा और मजबूत कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक तरफ तो हमारी सीमाओं का भार संभालना है और वहीं दूसरी तरफ विकसित भारत के निर्माण की नींव भी रखनी है। यहाँ ले रहे एक और छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बढ़ते आगे। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों सहित अवैध प्रवासियों के सत्यापन के लिए दक्षिण पश्चिमी जिले में अभियान चलाया गया। घर घर जाकर सत्यापन किया गया और लगभग 400 परिवारों की जांच की गई। साथ ही उनके दस्तावेज भी जमा किए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभियान के दौरान 15 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। बांग्लादेश से 8 अवैध प्रवासियों को FRRO के माध्यम से बांग्लादेश भेजा गया है। वहीं दक्षिण दिल्ली से पकड़े गए 7 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। यह कार्रवाई कई टीमों द्वारा मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड सत्यापित करने, साथ ही संदिग्ध प्रवासियों की पहचान करने के लिए झुग्गी झोपड़ियों और संदिग्ध क्षेत्रों का दौरा करने के बाद की गई। फर्जी पासपोर्ट रैकेट पर पश्चिम बंगाल के ADG लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने कहा है कि पासपोर्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई एजेंसियां शामिल होती हैं। इसलिए कोलकाता पुलिस पहले से ही पासपोर्ट को लेकर विस्तृत जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कुछ आदेशों में बदलाव के लिए लिखा है। जावेद शमीम ने कहा कि हम पहले से ही उस प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं जहां सुरक्षा की अतिरिक्त परतें बढ़ाई जाएंगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापन ठीक से हो सके। पश्चिम बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव या किसी अन्य सुरक्षा मुद्दे पर कोई समझौता ना हो। पासपोर्ट एक प्रोसेस है जहां बहुत से एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो कलकत्ता पुलिस एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी पासपोर्ट को लेकर के कर रहा है, जहां हमने कुछ लैकुनेस पाए हैं। कुछ ऑर्डर्स को भी मॉडिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज आल्सो राइटिंग आउट। एडिशनल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी ताकि कोई किस्म का भी गलत आदमी के पास इंडियन पासपोर्ट ना पहुंचे। बंगाल पुलिस हो, कलकत्ता पुलिस हो, सेंट्रल एजेंसीज हो, सब मिलके हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि बंगाल में और इंडिया का कोई किस्म का नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, कम्युनल हार्मनी का इशू हो, कोई और भी सिक्योरिटी का जो इशू हो, वो कोई तरफ से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसको हम लोग पूरा अपने तरफ से इंश्योर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोनेरू हम्पी को 2024 FIDE महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, उनकी दृढ़ता और प्रतिभा लाखों लोगों को प्रेरित करती है। यह जीत और भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह उनका दूसरा विश्व रैपिड चैंपियनशिप खिताब है जिससे वे ये अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय टीम बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बस्तर ओलंपिक का विशेष रूप से उल्लेख किया और इस बात को सामने रखा कि किस तरह से देश में पहली बार इस स्तर की प्रतियोगिता ने खेल कूद के माध्यम से नक्सली हिंसा को छोड़ने वालों को एक नया मंच दिया है। ऐसा ही एक सुकमा जिला के अंतर्गत दोरनापाल के गांव
पालेम पाठ निवासी पुनेम सन्ना का भी रहा, जहां उन्होंने व्हील चेयर में दौड़ लगाई। 22 साल की उम्र में सन 2000 में वह नक्सलियों के संपर्क में आए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की समर्पण नीति से प्रभावित होकर 2012 में समर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ गए। 2013 में डीआरजी में आरक्षक के रूप में नियुक्त हुए और एक नक्सली हमले में अपना पैर गंवा बैठे। हालांकि उनका इरादा नहीं टूटा और उन्होंने बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर अपने आप को साबित किया। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जीटी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।